Hello everyone. So today we will discuss about the Indian Contract Act 1872. बहुत ही बड़ा एक्ट है ये, मतलब एक सब्जेक्ट है हमारा। तो ये 1872 में आया था। इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले, पर इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो a written or spoken agreement, especially one concerning employment, sales or tenancy that is indeed to be enforceable by law. एक एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि या तो लिख कर होता है या बोल कर, स्पेशली वन कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और टेनेंसी, किसी भी पर्सन के बीच में हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सेल्समैन, कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्सन के बीच में हो सकती है, जो कि एनफोर्स होती है लॉ से। ठीक है, एग्रीमेंट कब बनता कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब पहले प्रॉमिस होता है, दो पर्सन के बीच, दो बंदों के बीच पहले प्रॉमिस होगा, कोई भी बात रखी जाएगी, उसके बाद उसका एग्रीमेंट किया जाएगा। जब एग्रीमेंट लीगल होगा, एग्रीमेंट जब हमारा लीगल होगा तब ही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट इलीगल हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था कि कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे तो हालांकि सीधी सी बात है कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं पता, तो हम क्या ही करेंगे सब्जेक्ट पढ़ के। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि दो बंदों के बीच में बात हो रही है, पहले प्रॉमिस रखा जाएगा, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट वॉइड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी आता है, उसमें दो सेक्शंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, दूसरा आता है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लोज। इन दोनों के बारे में शॉर्ट टाइटल में ये दिया हुआ है कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन क्लोज में दिया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर माना जाएगा, कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा, वहाँ पर। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या आता है? अपना कम्युनिकेशन आता है, एक्सेप्टेंस, वॉइड एग्रीमेंट। ये जो थर्ड सेमेस्टर में आएगा वो सिर्फ 3 चैप्टर्स का ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही दिया हुआ है जितना कि आप लोग समझ सकें, ज़्यादा मैं नहीं दूंगी क्योंकि फिर पीछे का आप लोग भूल जाएंगे। तो मैं स्ट्रक्चर पूरा लेके चलूँगी बिगिनिंग से, तभी आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारा सेक्शन फर्स्ट था शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 हमारा इंटरप्रिटेशन क्लोज, फिर उसके बाद आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 मतलब जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो पहला सेक्शन 3 में दिया जाता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। कोई भी बंदा अगर आपस में बात कर रहे हैं, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होगा उन दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन के बाद एक्सेप्ट होगा कि वो आपको प्रॉमिस समझ में आ रहा है, जो भी आपने ऑफर रखा हुआ है वो एक दूसरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, कि आपको किसी दिक्कत की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से आप उसका रेवोकेशन कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस प्रपोजल का, उस ऑफर का। ठीक है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 4 बताता है कि जब कम्युनिकेशन जो बीच में हुई है, आप दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है वो जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो बंदों के, मिनिमम दो बंदों के बीच में, और ज़्यादा मैक्सिमम कितने भी बंदों के बीच में हो सकता है, बट दो बंदे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो प्रपोजल दिया था उसका रेवोकेशन कैसे होगा, या एक्सेप्टेंस अगर हो गई है तो क्या रेवोकेशन कैसे माना जाएगा और एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाएगी वो। 6 आता है रेवोकेशन हाउ मेड। रेवोकेशन कैसे होता है, किस टाइम पे होता है, सारा इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में सेक्शन फर्स्ट शो टाइटल दिया हुआ है कि कहाँ से आया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लोज मतलब कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, वो सब। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट होता है। चैप्टर फर्स्ट हमारा याद रखना सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है सेक्शन 9 तक। चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक। कम्युनिकेशन सेक्शन 3 कहता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। फोर्थ होता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। फिफ्थ होता है रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सिक्स्थ हमारा होता है रेवोकेशन हाउ मेड। एक स्ट्रक्चर याद कर लेना कि पहला जो स्टेप होता है कि हम अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तो पहला स्टेप यही होता है कि दो बंदों के बीच में बातें होनी ज़रूरी है, बातें होने के बाद फिर एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन होगा, या तो दो ही चीज़ होगी, या तो एक्सेप्टेंस होगा या रेवोकेशन होगा।
ठीक है। तो सेक्शन 3 में पहले इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर सेक्शन 4 में बताया कि अगर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो क्या होगा। सेक्शन 5 में हमें बताया, सेक्शन 5 पे आगे बताएगा जब हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो हम उस चीज़ को मना कर दें या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो सेक्शन 5 में यही बताया है कि या तो हम उसको मना करेंगे या हम एक्सेप्ट करेंगे, कि क्या क्या डील्स होंगी, क्या क्या रूल्स होंगे, कि हमें ये रेवोकेशन कब तक करना है, कब तक नहीं करना, वो सब। सेक्शन 6 में अब एक्सेप्ट हो गया या तो रेवोकेशन हो गया या फिर एक्सेप्ट हो गया। सेक्शन 6 में हमारा बताता है रेवोकेशन हाउ मेड, रेवोकेशन कैसे होगा। अब चैप्टर फर्स्ट का ये सेक्शन 9 तक मैंने बताता है, 3 to 9 तक है। तो सेक्शन 7 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस होती है जो भी, रेवोकेशन कैसे होगी वो हो गया। अब अगर एक्सेप्टेंस हो रही है तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, जो एक्सेप्टेंस है वो किसी कंडीशंस पे ली जाएगी, ठीक है। और रिसीविंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं उसके बदले में कुछ चीज़ दे रहे हैं। मान लो कि कोई मैं घर खरीद रही हूँ, हम दोनों के बीच में बातें हुई है, वो मेरे लिए ऑफर रख रहा है कोई बंदा, मतलब ए या बी, एज अ इमेजिनेशन। ए इज एक सेल्समैन है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। मान लो कि ए प्रॉपर्टी डीलर है, वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे ज़मीन बनी हुई है तो आप इसे खरीदना चाहोगे। उसने मेरे को प्रपोजल दिया, ठीक है। प्रपोजल देने के बाद वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन कंसिडरेशन क्या होगा कि उस ज़मीन को खरीदने के बाद मैं उसको पैसे दूंगी, कुछ भी दूंगी, पैसे दूंगी, या कोई ऐसी बात है जो उसकी कंडीशन है जो वो मुझसे रखना चाहता है, वो मैं उसको पूरा करूँगी, मतलब उसके बदले में कुछ देना, वो होता है कंसिडरेशन। और कंडीशंस आपको पता ही है, ठीक है। 9th आता है प्रोमिस, एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। प्रोमिस दो तरह का होता है, या तो एक्सप्रेस होता है या एम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस मतलब लिख कर या बोल कर, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम उसको लिख के कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं तो वो प्रोमिस हो गया। कि मैं अगर लिख देती हूँ, अगर मैं किसी को लेटर देती हूँ, ठीक है, मैं किसी को लेटर करती हूँ कि मेरे पास ये ऑफ़र है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे। अगर उसका रिप्लाई अगर लिख कर आता है या बोल कर आता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या वो लेटर के थ्रू ही दोबारा लिखवाता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो हो गया एक्सप्रेस। एम्प्लाइड होता है कि अगर अपने मन में ही कोई चीज़ अपने लिए ही मान लेना, मतलब जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ और मेरे को पता है कि अगर गेंद मेरे ऊपर आकर लग जाएगी तो मेरे को चोट लग सकती है, तो वो मेरी खुद की मर्ज़ी हो गई, दैट इज़ एम्प्लाइड, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं एक बार फिर से बता दूंगी। अब सेक्शन इन तक मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3 से लेकर 9 तक आता है चैप्टर फर्स्ट में। अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है। चैप्टर सेकंड क्या कहता है, चैप्टर सेकंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। अब आपको बताएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 बेसिस पर होता है, कि पहले प्रॉमिस होगा फिर उसके बाद एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट वो भी वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए एग्रीमेंट, तभी जाके लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला 10th सेक्शन, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट हमेशा लीगल होना चाहिए, तभी वैलिड होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। 11th आता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला जो कि मेजर हो, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो, ठीक है, साउंड माइंडेड बंदा हो, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साउंड माइंडेड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंडेड अगर कोई बंदा है तो उसके लिए क्या क्या पर्पस होंगे कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। 13 आता है कंसेंट। कंसेंट कैसी हो, फ्री कंसेंट हो या नॉलेजेबल हो या ना हो, कंसेंट यानी मर्जी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब किसी की ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती दबाव में ना हो, वो कंसेंट। 15th आती है कोएर्सन, ठीक है।
15 आपकी आती है कोएर्सन। कोएर्सन मतलब होता है कि किसी जोर ज़बरदस्ती से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कोएर्सन होता है। मतलब अगर मतलब थोड़ा डरा धमका के नहीं, बट अपने अंदर की बात मतलब थोड़ा डरा धमका के जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कोएर्सन होता है। नेक्स्ट आता है एंड्यू इन्फ्लुएंस, जो 16 है, चैप्टर सेकेंड में 16 होता है एंड्यू इन्फ्लुएंस। एंड्यू इन्फ्लुएंस मतलब गुस्सेबाजी करके, मार पीटी करके जो कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है वो एंड्यू इन्फ्लुएंस होता है। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में आप जानते ही होंगे कैसा फ्रॉड होता है कि कोई बात सच्ची है, कोई बात झूठी है, उसको सच बना के जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दैट इज़ फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ चीज़ अलग है उसको दूसरी तरह से दिखा देना मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं है तो वो वॉइडेबल होगा या नहीं होगा, ये इस चीज़ में। सेक्शन 19A इसमें है पावर ऑफ सेट असेड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय द एंड्यू इन्फ्लुएंस। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें, बट ठीक है, आपको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। 20 इज एग्रीमेंट टू वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। एग्रीमेंट टू वॉइड हो जाएगा कब, जब दोनों पार्टी किसी मिस्टेक में हो, सच्चाई का पता ना हो, ठीक है। 21 इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लो, ठीक है। 22 कॉन्ट्रैक्ट कोज बाय द मिस्टेक ऑफ वन पार्टी मैटर ऑन द फैक्ट। इतना सब कुछ वैसे आने वाला नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर है मैंने आपने सिंपली बता देना है, ठीक है। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल एंड पार्ट, इनका ये ज़्यादा कुछ आना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में। बट जो जो आपके थर्ड चैप्टर्स तक आने हैं, इसमें एक सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर तक आने हैं, तो एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के दिखाऊंगी। अब चैप्टर थर्ड देख लेते हैं। चैप्टर सेकंड इतना ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे बट जैसे 26 एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। मैरिज, अगर कोई आपको मैरिज को लेकर एग्रीमेंट कर रहा है तो वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट्स फॉर ट्रेड, अगर आपको कोई ट्रेड लेके एग्रीमेंट कर रहा है तो वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी मतलब आप लीगल प्रोसीडिंग मत करो, आपको रिस्ट्रेन कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। वो एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट वे ऑफ वेगर वॉइड, एग्रीमेंट वे ऑफ वेगर, अगर कोई जैसे हम वो होती है सट्टेबाजी होती है या फिर लॉटरीज निकलती है, अगर उस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। आप चैप्टर थर्ड देख लीजिए। चैप्टर थर्ड में आता है 13 फर्स्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 32 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग, ठीक है। एक ही ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है 31 to 36। ये याद रखना कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने सेक्शंस में आता है, 31 to 36, ये याद रखना। और ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, ये सब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा, कब इलीगल होगा, कब वैलिड होगा, सब कुछ, ठीक है। तो दैट्स ऑल द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट वीडियो होगी कि एक क्वेश्चन, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन जो भी होगा, एक चैप्टर नेक्स्ट हम लेके आएंगे कि स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेट करके मैं आपको आंसर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।